रात के लगभग 1 बज रहे थे। उसी समय एक औरत काली साड़ी पहनकर अपना मुंह ढककर हाथ में एक काले रंग की पोटली लेकर गांव के एक चौराहे की तरफ जा रही थी। जब वो चौराहे पे पहुंची तो वहां जाकर वो रुक गई। वो जो पोटली अपने साथ लेके गई थी उससे वो बाहर निकालती है और पोटली के अंदर से एक नींबू निकाली, जिस नींबू पर ना लगभग अनगिनत पेच से छेदा हुआ था। साथ में उसने एक लाल रंग की साड़ी भी निकाली, जिसके ऊपर जितने भी ना औरत लोग का श्रृंगार करती है वो सारा सामान निकालती है। वो सब कुछ वहीं जमीन पर रख देती है और वहां उसने एक दिया जलाई और जब दिया वहां पे जलने लगा तो वो सभी सामान को वहीं पर छोड़कर वहां से वापस बड़ी ही तेजी से निकल गई। वो जब घर वापस आ रही थी तो रास्ते में ऐसे बोल रही थी, अच्छा हुआ कि ये मेरे ऊपर की बला टल गई। अब यह बला किसी के ऊपर जाए तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे इससे क्या मतलब। देखो वो औरत ना जो भी क्रियाकर्म उस चौराहे पर की थी वो अपनी बला टालने के लिए किया था। वो जो दिया जलाई थी वो दिया ठंडी हवा के बीच अभी भी उसी तरह जल रहा था। तभी उसी समय रास्ते से 4 लड़कियां दोस्त शायद किसी पार्टी फंक्शन से घर वापस आ रही थी। रोड पर जो साइड में लाइट जलती है वो जल रही थी, मगर बार बार वो लाइट फ्लिप कर रही थी, जिस वजह से ना उन्हें रास्ते पर सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चलते चलते उन चारों में से एक लड़की जिसका नाम प्रियांशी था, उसका पैर उस चौराहे पर रखे सामान पर पड़ गया और जैसे ही उसका पैर उस सामान पर पड़ा उसी समय जो लाइट थी साइड में जल रही थी वो लाइट फ्लिप करना बंद हो गई। लेकिन जो लड़की उन चीजों पर पैर रखी थी उसे कुछ पता नहीं था कि उसका पैर कहाँ है। लेकिन तभी उसकी एक दोस्त जिसका नाम आयुषी था उसका ध्यान उस सामान पर पड़ा। वो बोलती है, ओह माय गॉड, ये क्या किया तूने? पता है ना चौराहे पर ध्यान से देखकर चलना चाहिए, पैर पड़ गया ना तेरा इस चौराहे के सामान पर। अब तू जल्दी से एक काम कर, तू अभी ही जल्दी से माफी मांग ले और बोल दे कि तुझसे गलती से तेरा पैर इस सामान पर पड़ गया है, नहीं तो जिसके लिए सामान रखा गया है ना वो तेरे पीछे आने लगेगी। तो प्रियांशी बोलती है कि कितना ज्यादा फट्टू है रे तू, कुछ नहीं होता ये सब। ऐसा क्या रास्ते पर पड़े सामान पर पैर रखने से भूत किसी के पीछे आ जाते हैं? तो इसके साथ जो एक और दोस्त थी ना वो बोलती है, अरे इसे तू क्या बोल रही है, इसे तो हर चीज से डर लगता है। पता है ना उस दिन किले में हम लोग की परछाई से डर गई थी। तो बोलती है, देखो वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पैर चौराहे पर पड़ा है, इसे मजाक मत समझो, चुपचाप माफी मांग लो वरना। तो ये बोलती है, वरना क्या बेवकूफ कहीं की, खुद तो इतना डरती और हमारा भी दिमाग खराब कर देती है। जहाँ नहीं मांगूंगी माफी, जिस भूत को जो करना है वो कर ले। इसी सामान पर ना पैर पड़ा था मेरा, अब देख मैं क्या करता हूँ। प्रियांशी ने चौराहे पर रखे उस सामान का मजाक उड़ाते हुए उसे पैर से ठोकर मार दी और हंसते हुए घर की तरफ आगे बढ़ गई। अब देखो आयुषी के अलावा ना कोई भी उस बात को गंभीरता से नहीं समझ रहा था। आयुषी तो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन प्रियांशी नहीं जानती थी कि उसने अपने सर पर कितना बड़ा आफत मोल ले लिए। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर पहुंच गए। प्रियांशी कपड़ा वपड़ा चेंज की और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी उसके कमरे में एक अजीब फुसफुसाहट महसूस हुई। वो फुसफुसाहट धीमी धीमी आवाज में सिसकते सिसकते रो रही थी। उस आवाज से प्रियांशी का ध्यान भटक गया। उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा तो कमरे में उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो बोली, ये कैसी आवाज आ रही थी अभी, लगता है मेरे कान बज रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रियांशी फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट गई, मगर इस बार भी उसके कानों में वही रोने की सिसकियां सुनाई दी और इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। प्रियांशी घबराई। उसने फिर से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जैसे ही वो दोबारा लेटी तो पंखे पर उसे लाल रंग की साड़ी पहनी हुई एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और वह उसे बस एकटक देखे जा रही थी। उसे देखकर प्रियांशी को कुछ समझ नहीं आया कि जो चीज उसे दिख रही है वो उसके आंखों के सामने की हकीकत है या कोई बुरी सपना। प्रियांशी ने अपनी आंखें झपकाई तो देखा इस बार पंखे पर कोई नहीं था, मगर अगली बार आंख झपकाते ही फिर से उसे वो औरत उसी पंखे पर लटकी हुई दिखाई दी और अचानक वह सीधे उसके ऊपर झपट गई। प्रियांशी जोर से चिल्लाई और उसकी चीख सुनकर बगल वाले कमरे से उसके मम्मी पापा दौड़कर वहां आ गए। वो बोले, क्या हुआ तुझे, इतनी जोर से तू क्यों चिल्लाई, सब ठीक तो है ना बेटा, कोई बुरा सपना तो नहीं देख लिया तूने? प्रियांशी ने अपनी मम्मी पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चेहरा फेर कर लेट गई। उसके मम्मी पापा फिर से उसे आवाज लगाई कि क्या हुआ, बताना, कुछ हुआ है क्या? मगर जब उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वह दोनों वापस अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद प्रियांशी बिस्तर से उठी और उसने खुद को ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा
और अपनी गर्दन मोड़ते हुए ऐसे भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। उसने अपना ड्रॉअर खोला और आधी रात को अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। उसने अपने पूरे चेहरे को मेकअप से खराब कर लिया और जोर जोर से हंसती हुई अचानक जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन सुबह जब नाश्ते के टाइम पर वो बाहर नहीं आई तो उसकी मम्मी ने उसका कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसकी माँ जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई तो वो उसी हालत में बेहोश नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। उसे देखकर उसकी माँ बहुत बुरी तरह से डर गई। ये क्या हो गया प्रियांशी को? सुनिए जी, अंदर आइए। प्रियांशी के पापा जल्दी से अंदर दौड़ कर आए और उसे देखकर वो भी घबरा गए। उन्होंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। प्रियांशी का हल्का होश आया तो उन्होंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया। उसके पापा बोलते हैं कि ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना, और तू जमीन पर कैसे गिर गई थी? कल जब तू घर आई उसके बाद से ना जाने कैसी कैसी हरकत कर रही है। कल कुछ हुआ था क्या तेरे साथ जो तू हमें बताने की कोशिश भी नहीं कर रही है? प्रियांशी बस एकटक अपनी माँ को देखते जा रही थी, लेकिन उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसका चेहरा साफ किया और उसके लिए खाना लेकर आई, और जैसे ही वो खाना उसके सामने आया तो वो खाना देखते ही प्रियांशी खाने पर ऐसे झपट पड़ी कि ना जानो कई दिनों से वो भूखी है। आधा खाना तो उसने जमीन पर ही बिखरा दिया। मम्मी बोलती है, अरे किस तरीके से ये खाना खा रही है तू, कैसी कैसी हरकत कर रही है? लेकिन तभी प्रियांशी ने अपनी माँ को घूर कर देखा और अचानक बिस्तर से कूद पड़ी। उसने जमीन पर एक कॉकरोच चल रहा था, उसने उस कॉकरोच को हाथ में उठाया और कॉकरोच को चॉकलेट की तरह खा गई। इसकी इस हरकत को देखकर उसके मम्मी पापा का दिल दहल उठा। उसके पापा ने झटपट उसे उठाया और बिस्तर पर बैठाया और तभी वो बेहोश हो गई। पापा बोलते हैं कि मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही अनीता, शायद हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तो मम्मी बोलती है कि मुझे तो लगता है कि हमारी बेटी को डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी तांत्रिक की जरूरत है। इसकी हालत नहीं देख रहे हो क्या आप? फिर पापा बोलते हैं, अरे तुम इन औरतों को झाड़ फूंक के अलावा और कुछ सोचता नहीं क्या? चुप करो तुम, मैं डॉक्टर के पास इसे लेकर जा रहा हूँ। और मनोहर और अनीता प्रियांशी को लेकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने जब पूछा कि क्या हुआ है तो जो जवाब उन्होंने डॉक्टर को बताया उससे डॉक्टर को लगा कि शायद प्रियांशी के दिमाग पर किसी बात का गहरा असर पड़ गया है। उन्होंने उसे एडमिट किया और जिस वार्ड में वह एडमिट थी उसी रूम में एक और लड़की एडमिट थी जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। वो जो लड़की अभी दम तोड़ी उसके पेरेंट्स को डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी मिस्टर अनीस, हमने पूरी कोशिश की आपकी बेटी को बचाने की मगर हम इसको नहीं बचा सके। और प्रियांशी जो अभी तक अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, अचानक उसके अंदर जैसे कोई समा गया हो, वो हाँफते हुए अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि आप इस तरह मत रहिए मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन शायद मेरी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, इसलिए आप परेशान मत होइए। ये सुनते ही प्रियांशी के पापा बोलते हैं कि ये सब तू क्या बोल रही है बेटा? मनोहर ने जैसे ही ये सब कहा प्रियांशी का शरीर जोर जोर से तड़पने लगा। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया और वो वहीं पर निढाल हो गई। पापा बोलते हैं ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलते हैं, देखिए लगता है आपकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए जो भी देख रही है उसके दिमाग पर उसका असर हो रहा है। फिर पापा बोलते हैं, लेकिन मेरी बेटी तो बेहोश थी, तो उसे ये सब कैसे पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? तो प्रियांशी की मम्मी बोलती है, मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये डॉक्टर की बस की बात नहीं है, ले चलो इसे। फिर पापा बोलते हैं, चुप करो तुम। अब प्रियांशी 2-3 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही। उसके तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगी थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। रात का समय था और वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसे लगा कि उसके अगल बगल एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग खुसफुसा रहे हैं और वो आवाज़ इतना तेज था कि मानो उसके कान फट जाएंगे। उसने अपने कानों को अपने हाथों से ऐसे बंद कर लिया, मगर फिर भी वो आवाज उसके कानों में और तेजी से बढ़ गई। उसने नजर घुमा कर देखा तो अनगिनत आत्माएं उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनको ये पहचानती थी। ये बोलती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वृंदा तुमने तो पिछले ही हफ्ते खुद की जान ले ली थी ना? तो वो आत्मा बोलती है कि हाँ मैं मर चुकी हूँ। फिर प्रियांशी बोलती है कि तुम मुझे कैसे दिखाई दे रही हो? अब प्रियांशी जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ से अलग अलग आत्माएं उसके साथ पीछे चलते आ रहे थे।
और एक साथ एक समय में वो सब आत्माएं उसके भीतर घुसना शुरू कर दिए। प्रियांशु का शरीर बिल्कुल भारी हो चुका था और वो बड़े ही अजीब आवाज में जोर जोर से कुछ बड़बड़ाने लगी। उसके बड़बड़ाने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके मम्मी पापा दौड़कर उसके कमरे में आ गए और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। प्रियांशी के शरीर की सारी हड्डियां मुड़ चुकी थी और वो अजीब अजीब आवाज में बड़बड़ा रही थी। उसकी मम्मी बोलती है, मैंने बोला था ना आपको कि हमारी बेटी को तांत्रिक बाबा की जरूरत है, अभी के अभी लेकर आइए किसी को, वरना इसकी हालत और संभालने में नहीं आएगी। लेकिन तभी प्रियांशी के शरीर से आवाज आई कि ए बुढ़िया, तू चाहे किसी को भी बुला ले लेकिन अब कुछ नहीं पकड़ पाएगी। इसने खुद अंदर आने का न्योता दिया है, इसलिए अब इसे हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। इसका शरीर अब हमारा घर है और हाँ, अगर हमें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। प्रियांशी के मुंह से ये सब बातें सुनकर उसकी मम्मी पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियांशी की शरीर की हर एक हड्डी मुड़ चुकी थी, मगर उसके बाद भी वो बड़े भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। अपने हाथ पैरों पर रेंगती हुई वो अपनी मम्मी पापा की तरफ बढ़ने लगी। उसके पापा ने हिम्मत करके अनीता का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे कमरे से बाहर खींचकर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। तब उसके पापा को एहसास हुआ कि वो भूत हो सकता है, तो उसने कहा कि मुझे यार सच में पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर पहले ही हम तांत्रिक बाबा के पास चले गए होते तो प्रियांशी की हालत इतनी खराब नहीं होती। अब जैसे जैसे वो बात कर रहे थे वैसे वैसे अंदर से प्रियांशी की हंसने की आवाज और ज्यादा भयानक होती जा रही थी। उसकी माँ घबराते हुए मंदिर वाले कमरे की तरफ दौड़ी। उन्होंने आधी रात को ही मंदिर में दिया जलाया और माता रानी की आरती गाने लगी और उसी वक्त प्रियांशी के कमरे से उसकी चीख की आवाज सुनाई दिया। लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके कमरे के दरवाजा खोलकर उसके पास जा सके। कुछ देर तक चीखने के बाद कमरे से उसकी आवाजें आना बंद हो गई। मनोहर और अनीता ने अब थोड़ी चैन की सांस ली और मंदिर वाले कमरे में ही बैठ गए। वो लोग सोच रहे थे कि अब इस कमरे में अगर वो बात करेंगे तो शायद उनकी बातें वो आत्माएं नहीं सुन पाएगी। अगली सुबह घर में बिल्कुल खामोशी थी, मगर शाम होते ही प्रियांशी के कमरे से वैसी ही हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। अब दीवार से भी आवाज आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि प्रियांशी अंदर से दीवार में छेद कर रही है। उसकी उंगलियों का मांस फट चुका था और खून बहकर फर्श पर गिरने लगा था। उसकी माँ ने कमरे का दरवाजा खोला तो उससे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रियांशु ने देखकर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक प्रियांशी का चेहरा गंभीर हो गया। कमरे के बाहर तांत्रिक बाबा खड़े थे, जिन्होंने कमरे के बाहर एक रक्षा घेरा बना दिए थे। उन्होंने कमरे के भीतर प्रवेश किया तो प्रियांशी फिर से बदल गई और अलग अलग आवाजों में फिर से बड़बड़ाने लगी। वो तांत्रिक को बोलती है कि तुझे क्या लगता है, तू इसे बचा लेगा? इसने हमें खुद अपने शरीर में प्रवेश करने का आमंत्रण दिया है। इसने मेरा अपमान किया है और मेरी क्रिया सामान को ठोकर मारी है, इसलिए मुझे इसके साथ चलकर यहाँ आना पड़ा। और हाँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मुझे इसका शरीर चाहिए। अब तांत्रिक बाबा समझ गए थे कि उसके अंदर एक नहीं बल्कि उसके अंदर बहुत सारी आत्माएं प्रवेश कर चुकी है, मगर इसका कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने प्रियांशी के इर्द गिर्द गोल घेरा बना दिया ताकि वह उससे बाहर ना निकल सके और वहीं पर अग्निकुंड जलाकर बैठ गए। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए ध्यान लगाया तो उन्हें अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ नजर आने लगा, मगर उनका चेहरा निराश हो गया, मुरझा गया। वो कमरे में जलती हुई अग्नि छोड़कर बाहर भाग गए। तो उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ बाबा, आप बाहर क्यों आ गए? मेरी बेटी ठीक हो गई? तब तांत्रिक बोलता है, माफ करना, तुम्हारी बेटी को मैं ठीक नहीं कर सकता। उसने चौराहे पर रखी क्रिया सामग्री का अपमान किया और खुद उसे आत्मा को अपने पीछे आने के लिए उकसाई है। और यदि कोई आत्मा इंसानी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसे शरीर के भीतर आत्माओं के प्रवेश करने का द्वार खुल जाता है। इसलिए जो भी भटकती आत्मा तुम्हारी बेटी को देखती है उस द्वार को खुला पाकर उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। उसके शरीर में इतनी अनगिनत आत्माएं प्रवेश कर चुकी है कि मैं उसे गिनती नहीं कर सकता। तुम्हारी बेटी को बचाना मेरे लिए असंभव हो चुका है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे अकेले तांत्रिक के पास इतनी शक्ति नहीं कि इसे बचा सकूं। तो उसके पापा बोलते हैं, ऐसा मत कहिए बाबा, अरे मैं तो आपके पास बहुत आस लेकर आया था। आप इस तरह से हमारी मदद करने से इनकार कर देंगे तो हमारी बेटी को कौन बचाएगा? अब तांत्रिक बोलता है कि इसके लिए हमें महायज्ञ करना होगा, जिसमें 51 अघोरी एक साथ बैठकर यज्ञ करेंगे, क्योंकि इतनी आत्माओं को केवल वह अघोरी ही संभाल सकते हैं।
तब तक यह रक्षा की रेखा तुम्हारी बेटी को रक्षा करेगी। इतना कहकर तांत्रिक बाबा वहां से चले गए और रात को ही मनोहर भी अपने घर से निकल गया, क्योंकि वो अघोरी बाबा रात के समय ही शमशान में अपनी तपस्या करते हैं। वो रात को ही शमशान में गया जहाँ अघोरी बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे। वो आकर सीधा उनके पैरों में गिर गया और उन्हें सब कुछ सुनाया। तो उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, हम कल सुबह होते ही महायज्ञ करेंगे और उन सभी आत्माओं से तुम्हारी बेटी की मुक्ति जरूर कराएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में अघोरी बाबा अपने साथ बाकी अघोरियों को लेकर उनके घर पहुंचे और घर के बीचों बीच उन्होंने अपना आसन जमाया और यज्ञ करना शुरू कर दिया। अब यज्ञ में जैसे जैसे मंत्र पढ़ने की आवाज प्रियांशी के कानों में पड़ती जा रही थी, तो वो अलग अलग आत्माओं की आवाज में उसकी चीखें सबको सुनाई दे रही थी। बाबा बोलते हैं कि जाओ और उसे बाहर लेकर आओ। उसने अपने हाथ में रक्षा सूत्र लिया और उसके मम्मी पापा को बोला कि ये रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांध लो। वो दोनों रक्षा सूत्र पहनकर अंदर प्रियांशी के कमरे में गए और उससे पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर आए। उसने बाहर ना आने की पूरी कोशिश की, मगर मंत्रों की शक्ति के आगे वह कमजोर पड़ने लगी। 51 अघोरियों के महायज्ञ में पहुंचने वाले हर एक मंत्र से मानो उसके शरीर से एक एक आत्मा निकालती जा रही थी। पूरे 5 घंटे तक यज्ञ चलने के बाद प्रियांशु बिल्कुल तरह कमजोर पड़ गई थी। उसके शरीर से निकलने वाली आखिरी आत्मा के साथ वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अघोरी बाबा ने उसकी आत्मा का शुद्धिकरण किया और उसके शरीर में आत्माओं को प्रवेश करने का जो द्वार था, जो खुल चुका था, उससे तंत्र से बंद कर दिए। उसके हाथ पैर और गले में उन्होंने रक्षा सूत्र बांध दिया। समय रहते ही मनोहर ने अपनी बेटी की जान बचाने का रास्ता मिल गया, इसलिए उसकी जान बच गई, वरना वह अपनी जान से हाथ धो बैठती। इसलिए कहा जाता है कि चौराहे पर अगर आपको भी ऐसी सामग्री दिखे तो बच के रहना, क्योंकि हम नहीं जानते कि वह क्रिया सामग्री कितने खतरनाक आत्माओं के साथ जुड़ी है और वह आपके भीतर कितनी आत्माओं को निमंत्रण दे सकती है। तो अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इससे भी अच्छी बहुत ही डरावनी कहानी सुनने को मिलेगी जो रियल में घटी है। और अगर आपके साथ या किसी जान पहचान के साथ अगर रियल में ऐसी घटना हुई है और आपको उसकी जानकारी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या इस जीमेल पर मुझे मेल करके अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो कहानी हम अपनी आवाज में सुनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट डरावनी कहानी के साथ।